ओके, अब हमारे पास निकल के आ रहा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, आपका इंस्पेक्शन इंक्वायरी जो है वो थोड़ा ब्रीफ आउट में है और इन्वेस्टिगेशन आपका काफ़ी डिटेल में रहता है चैप्टर के अंदर। सेक्शन नंबर 206, सेक्शन नंबर 206 आपकी बात करता है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। 206 सब सेक्शन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये कहता है कि ऑन अ स्क्रूटनी, वेयर ऑन अ स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय अ कंपनी, यानी कंपनी ने अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रखा था वो, या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम यानी कि आरओसी। अगर कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट फाइल कर रखा था, जैसे कि आपका जो एओसी होता है या फिर एओसी 4 MGD 7 वगैरह होता है वो फाइल कर रखा था, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आरओसी को, या फिर रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन, रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन, इन दोनों में से किसी के बेसिस पे। अच्छा, आरओसी को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है? जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप 171 के अंदर अलाउ नहीं करते हो कि वो इंस्पेक्ट करने आता है, और आप इंस्पेक्ट नहीं करने, वो किताबें मांगने आता है, कौन सी किताबें? रजिस्टर मांगने आता है कंपनी का मेंबर। कौन सा रजिस्टर मांगने आता है? कि जहाँ पर केएमपी वगैरह की डिटेल्स लिखी हो, जो शेयर होल्डिंग उन्होंने ऑप्ट इन करके रखी है उसकी, या डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग की हो, आप नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, वो आरओसी को इत्तला कर देगा कि इन्होंने नहीं दी, अभी 30 दिन के अंदर हमें कॉपी नहीं दी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरओसी के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन आती है, या फिर आरओसी के पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल करता है कंपनी ने, उसके बेसिस पर आरओसी को लगता है कि और कोई डॉक्यूमेंट उसको चाहिए, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कंपनी से, तो कंपनी को एक रिटन नोटिस लिख के दे देगा कि हमें आप इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन यानी कि आई दे दो, या फिर हमें कोई और डॉक्यूमेंट दे दो, इस टाइम के अंदर अंदर हमें दे देना। 206 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि नोटिस जैसे ही कंपनी को मिलेगा, कंपनी के सारे ऑफिसर्स की और डायरेक्टर्स वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आरओसी ने जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो आरओसी को सबमिट कर दे। इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन किसी पास्ट पीरियड की मांगनी थी आरओसी ने, तो और उस पर्टिकुलर डायरेक्टर या ऑफिसर से मांगनी थी जो उस टाइम पे था, तो वो कंपनी को नोटिस के साथ साथ एक नोटिस जो है वो उस पर्टिकुलर ऑफिसर को भी सर्व किया जाएगा। 206 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई थी, इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो मांगी गई थी, वो अगर फर्निश नहीं हुई है तो, या फिर फर्निश करी है लेकिन आरओसी के ओपिनियन में वो इनएडिक्वेट है, या आरओसी को ये लगता है कि सारे के वो अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर शो करता है कंपनी का, और पूरे के पूरे फुल और फेयर स्टेटमेंट नहीं डिस्क्लोज करता है, तो आरओसी एक रिटन नोटिस कंपनी को दे सकती है अपनी बुक्स को और पेपर्स को, और मतलब जो भी चीज़ें बुक्स एंड पेपर्स हैं, बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, उन सबको इंस्पेक्शन के प्रोड्यूस करने के लिए इस प्लेस पे, इस टाइम पर आप जो है वो प्रोड्यूस कर देना अपनी बुक्स एंड अकाउंट्स को, किसके लिए? इंस्पेक्शन के लिए। इसके बाद इसका प्रोवाइजर निकल के आता है कि इस ऐसा कोई नोटिस सर्व करने से पहले पहले आरओसी जो है वो रीजंस को रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा कि वो ऐसा नोटिस, इंस्पेक्शन का नोटिस क्यों सर्व कर रहा है। 206 सबसेक्शन नंबर 4 बात करता है कि रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है, किसके बेसिस पे सेटिस्फाइड है? जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसके बेसिस पे, या किसी ने अगर उसको इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे, या किसी बंदे ने उसको कोई रिप्रेजेंटेशन दी है उसके बेसिस पे वो सेटिस्फाइड है कि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, अनलॉफुल पर्पस के लिए, या फिर नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट के बेसिस पे, या फिर ग्रीवांसेस ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं। पहले वाले में यानी कि इंस्पेक्शन के लिए कुछ ऐसा बोला था, नहीं, इंस्पेक्शन के लिए बोला था इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो आपके पास आई थी वो वैलिड नहीं आई थी, ऐसे करके बोला था कि इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो आपने फर्निश करी थी या फिर फर्निश नहीं करी थी, जो मांगी गई थी फर्निश करी थी, आरओसी को इनएडिक्वेट लग रही थी, या फिर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कह रहा था कि अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स है कंपनी के, तो फिर हम क्या कहते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि भैया आप इंस्पेक्शन के लिए किताबों को देते ना, और वो रिटर्न में रीजन रिकॉर्ड कर देगा। यहाँ पर क्या बोला गया? यहाँ पर ये बोला गया कि अगर उसको लग रहा है कि फ्रॉडुलेंट पर्पस है, अनलॉफुल पर्पस है, नॉट इन कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है, या फिर ग्रीवांसेस जो इन्वेस्टर्स की वो एड्रेस नहीं हो रही हैं, तो आरओसी पहले कंपनी को एलिगेशंस का इन्फॉर्म करेगा कि उसके खिलाफ ये एलिगेशंस है, रिटन ऑर्डर देगा, उसके बाद ही इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उससे पहले पहले कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आरओसी देगा ही देगा। इसका पहला प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर सीजी चाहे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कि सरकमस्टांसेस वारंट करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को या फिर इंस्पेक्टर को डायरेक्टली अपॉइंट कर देगी कि भाई इंक्वायरी करके चला, यानी कि यहाँ पर कोई ओबीएच वगैरह देना नहीं, इंक्वायरी के लिए सीजी डायरेक्टली बोल सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सर, फ्रीडम 251 जो मोबाइल फोन आए थे वहाँ का केस यहाँ पे लग जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज बीइंग कैरिड ऑन फॉर अ फ्रॉडुलेंट अनलॉफुल पर्पस के लिए आपने बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था, जो भी ऑफिसर कंपनी का है वो 447 यानी कि फ्रॉड का जो सेक्शन है उसकी जो पेनल्टीज वगैरह है उसके लिए वो बंदा भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। कंपनी का हर ऑफिसर अगर कंपनी के अंदर फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल पर्पस था तो 206 सबसेक्शन नंबर 5 बात करता है कि जो भी सेक्शंस में लिखा है उन सबको ध्यान में मत रखना, जो भी तक आया है वो सब भूल जाओ। सीजी अगर चाहे तो एक वारंट, मतलब अगर सरकमस्टांसेस ऐसा कहते हैं तो सीजी चाहे तो इंस्पेक्शन के लिए भी कंपनी की किताबों को बोल सकता है, मतलब कंपनी किसी इंस्पेक्टर को कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए भी बोल सकता है। 206 सबसेक्शन नंबर 6 कहता है कि अगर सीजी चाहे तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर से इंस्पेक्टर को बोल सकता है कि आप इन क्लासेज या क्लासेस ऑफ कंपनीज का इंस्पेक्शन कंडक्ट करो, ठीक है। फिर निकल के आता है पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का पनिशमेंट क्या है? इसमें बोला है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी या फिर डॉक्यूमेंट्स को बोला गया था कि यहाँ इंस्पेक्शन के लिए ले जाना, आप नहीं लेके गए हो, तो हर ऑफिसर के ऊपर 1 लाख तक का फाइन और कंटिन्यूइंग ऑफिस के केस में 500 रुपये पर डे का फाइन लगाया जाएगा। क्या यहाँ पर इंक्वायरी के केस में कोई बात हो रही है? नहीं, इंक्वायरी के कोई भी केस में बात नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्शन के डिफॉल्ट की बात करिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 207 निकल के आता है कि कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। क्या निकल के आता है? 207 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर कभी भी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगता है, किसके लिए मांगता है? 206 के अंदर मांगे थे। किसके लिए मांगे थे? उसने इंस्पेक्शन के लिए मांगे थे। तो ऑफिसर की, डायरेक्टर की और एम्प्लॉय की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि वो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन कंपनी को फर्निश करे और असिस्टेंस भी देगा। 207 सबसेक्शन 2 कहता है कि रजिस्ट्रार ने जब प्रोड्यूस के लिए बोला था कि प्रोड्यूस कर देना इंस्पेक्शन के लिए या इंक्वायरी के लिए, तो आप क्या करोगे? कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बुक्स एंड पेपर्स है वो फर्निश करोगे और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वगैरह जो है वो रजिस्ट्रार लगा सकता है, उसके ऊपर खुली छूट है। 207 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि कुछ भी इस कोई और लॉ मिलेगा वो सब भूल जाओ। रजिस्ट्रार के पास पावर्स होती हैं। किसकी पावर्स होती हैं? जैसे सिविल कोड की पावर्स होती हैं वैसे ही रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो कोई भी सूट ट्राई करते समय 3 चीज़ों को कर सकता है। डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए बोल सकता है कि इस प्लेस इस टाइम पर किताबों को लेके चले आना, ठीक है। वो एक किसी भी बंदे की अटेंडेंस को इन्फोर्स करने के लिए सम्मन कर सकता है, उसको ओथ पे एग्जामिन भी कर सकता है और बुक्स को, रजिस्टर्स को, डॉक्यूमेंट्स को कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है। देन निकल के आता है इसका पनिशमेंट क्या है। 207 सबसेक्शन नंबर 4 पनिशमेंट की बात करेगा। वो कहता है कि अगर किसी भी डायरेक्टर ने, ऑफिसर ने डिसओबे किया है अगर, तो 1 साल तक की सजा सुनाई जाएगी और 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का फाइन सुनाया जाएगा। और डायरेक्टर या ऑफिसर अगर कन्विक्टेड ऑफेंस के लिए इस सेक्शन के अंदर, तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? तो उनको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस। तो वेकेशन का ग्राउंड एक ये निकल के आता है। देन सेक्शन नंबर 208 बात करता है कि रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर ने जब इंस्पेक्शन किया था कंपनी का, तो वो क्या करेगा? इंक्वायरी नहीं, अगर इंस्पेक्शन किया था तो सबमिट करेगा रिपोर्ट सीजी को, हमेशा सबमिट करेगा। और अगर चाहे इंस्पेक्शन के बेसिस पे लगता है कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए, तो वो रिपोर्ट में अपने ग्राउंड्स के साथ लिख देगा कि कंपनी का इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। देन कम सेक्शन नंबर 209। सेक्शन नंबर 209 आपकी बात करता है सच एंड सीजर की। किस सच एंड सीजर की बात करेगा? 209 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को या फिर इंस्पेक्टर को जो उसके पास बुक्स एंड पेपर्स लगता है, किसी ग्राउंड पे लगता है कि बुक्स एंड पेपर जो कंपनी के पास है, कंपनी के केएमपी के पास है, कंपनी के डायरेक्टर के पास है, कंपनी के ऑडिटर के पास है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास है, यानी कि कंपनी के पास, कंपनी के केएमपी के पास, डायरेक्टर के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर कोई भी बुक्स एंड पेपर्स हैं, वो उनको क्या कर सकता है? डिस्ट्रॉय कर सकता है, म्यूटिलेट कर सकता है, फॉल्सिफाई कर सकता है, सीक्रेट कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है। तो वो रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर क्या करेगा? पहले परमिशन लेके आएगा स्पेशल कोर्ट से। यहाँ पर स्पेशल कोर्ट की बात लिखी हुई थी एक जगह और। हम परमिशन की बात करते हैं तो पीएमएलए के अंदर हमें याद है कि पीएमएलए के अंदर जब हम परमिशन की बात करते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करते हैं, वो भी डायरेक्टर परमिशन लेके आता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्टर एक होता है, वो परमिशन लेके आता है। किससे लेके आता है? मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आता है, अगर उसको पहला वाला वो लगाना होता है, पीएमएलए में होता है वो चीज़, ठीक है। फिर निकल के आता है कि वो स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेके आएगा और स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेने के बाद एंटर कर सकता है, जैसा भी आपका मतलब जो भी पुलिस का असिस्टेंट वगैरह होता है उसके साथ एंटर कर सकता है और सीज़ कर सकता है, बुक्स एंड पेपर्स वगैरह को सीज़ भी कर सकता है। लेकिन कंपनी को एक कॉपी लेने की वो भी कर देगा कि कंपनी अगर कॉपी चाहे तो कंपनी रख सकती है इसकी कॉपी अपने कॉस्ट पे। 209 सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है कि रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर जो है वो रिटर्न कर देगा कंपनी को किताबें वगैरह जो उसने सीज करी थी 180 में देनी है, 180 डेज जो किताबें वगैरह हैं वो उसको रिटर्न कर दी जाएंगी कंपनी को। इसका पहला प्रोवाइजो कहता है कि अगर 180 दिन के बाद दोबारा रखनी है आपने किताबें, दोबारा मांग लेना, अगर दोबारा रखनी है तो ठीक है। और आप जब रिटर्न करो तो आपके उसके ऊपर कोई कॉपी करनी है या उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह लगाना है, आप लगा सकते हो, आपको खुली छूट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन में 210 बात करता है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। 210 सबसेक्शन में 1 बात करता है, ये ऑप्शनल एक तरीके से होता है कि सीजी के पास ऑप्शन है 3 सर्कमस्टांसेस में, एक तो जो रिपोर्ट अभी रिपोर्ट इंस्पेक्टर ने सबमिट करी 208 के अंदर वो, या फिर सीजी को किसी पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है वो, या फिर अगर कंपनी सीजी के पास कोई इंटीमेशन आता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद कंपनी की तरफ से कि कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए, कोई भी मैटर हो, कंपनी के मेंबर्स आते हैं उन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया कि कंपनी के अफेयर्स को एक बार इन्वेस्टिगेट कर दो, क्या कोई फ्रॉडलेंट पर्पस है? कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेट कर दो, अगर ऐसा लगता है तो इन तीनों में अगर सीजी को कभी लगता है, सीजी इज ऑफ द ओपिनियन कि इन्वेस्टिगेशन टू द ऑफिस ऑफ द कंपनी होना चाहिए, तो सीजी ऑर्डर कर सकता है, इट्स ऑप्शन ऑन द सीजी। 210 सबसेक्शन नंबर 2 जो बात करता है वो बात करता है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर प्रोसीडिंग्स में चाहता है कि जो कंपनी के अफेयर्स है वो इन्वेस्टिगेट होने ही चाहिए, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर पास करता है, देन सीजी के ऊपर एक कंपल्शन आता है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन करवाए ही करवाए। 210 सबसेक्शन नंबर 3 बात करता है कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन सीजी जो है एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 211 बात करता है एसएफआईओ की। एसएफआईओ यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस आपका एक ब्रांच होता है जो
इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। एसएफआईओ को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये बोला गया है इसके बाद एसएफआईओ का एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर शैल बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट की रैंक के नीचे का बंदा नहीं होगा। बाकी कौन कौन से इसके मेंबर्स हो सकते हैं या कौन कौन से एक्सपर्ट हो सकते हैं जो एसएफआईओ का पार्ट बनेंगे? बैंकिंग के एक्सपर्ट, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन के एक्सपर्ट, फॉरेंसिक ऑडिट के एक्सपर्ट्स, कैपिटल मार्केट के एक्सपर्ट, ये सारे के सारे आपके जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं एसएफआईओ के। देन डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ आपका जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट के नीचे का रैंक का बंदा नहीं होगा। 211 सबसेक्शन नंबर 4 बात करता है कि जो बाकी बंदे हैं वो ऐसे ऐसे करके बनाए जाएंगे, ठीक है। 211 सबसेक्शन नंबर 5 बात करता है कि जो भी मतलब प्रिस्क्राइब्ड होंगे उसके हिसाब से इनकी टर्म्स या फिर इनकी जो रैंक वगैरह है वो डिसाइड होगी। वो सारा रूल्स में कवर्ड है, रूल्स यहाँ पर उतने वैलिड है नहीं। देन 212 बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय एसएफआईओ। एसएफआईओ कौन कौन से, अगर सीजी चाहे तो सीजी एसएफआईओ को रिकमेंड करेगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कर देना। सीजी एक तो 210 में लिखे हुए थे उनके लिए बोल देता है। 210 में क्या क्या लिखा हुआ था? 210 में लिखा हुआ था कि 208 की कोई रिपोर्ट आई है उसका आप इंस्पेक्शन करवाओ, इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके बेसिस पे करवाओ तो करवा सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है तो करवाना है करवा दो। अगर आपको स्पेशल नोटिस आया था, नहीं आपको नोटिस आया था कंपनी की तरफ से आया था स्पेशल पास करवाने के बाद कि इन्वेस्टिगेशन करवा दो हमारे ऑफिस का तो करवा देना। और अगर आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला तो करवा दो, नहीं कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर बोला हुआ था तो नहीं यहाँ पर आता है। यहाँ पर बोला है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एसजी कोई रिक्वेस्ट करता है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एसजी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट एसएफआईओ को रिक्वेस्ट करता है कि करवा देना, तो यहाँ पर वो करवा सकते हैं, एसएफआईओ से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, ठीक है। 212 सबसेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है कि अगर सीजी ने असाइन किया एसएफआईओ को कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग और कोई और अगर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो वो क्या करेगा, वो सीजी मतलब एसएफआईओ को वो चीज़ सौंप देगा। या फिर अगर किसी ने पहले से शुरू कर रखा था तो वो एसएफआईओ को वहीं से सौंप देगा। एसएफआईओ को सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे और कोई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वगैरह उस पर अपॉइंट नहीं होता है। 212 सबसेक्शन 3 बात करता है कि वेयर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी हैज बीन असाइन्ड बाय सीजी टू एसएफआईओ इट शैल कंडक्ट इन द मैनर एंड फॉलो द प्रोसीजर्स एज प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। 212 सबसेक्शन 4 बात करता है कि उसके पास क्या पावर्स होती है। 217 के अंदर जो इंस्पेक्टर के पास पावर होती है वही एसएफआईओ के इंस्पेक्टर के पास या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पावर ही पास होती है। 212 सबसेक्शन 5 कहता है कि जो भी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी के, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट वगैरह एसएफआईओ के ऑफिसर को देने के लिए। 212 सबसेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या बात करता है? ये बात करता है कि जो भी ऑफेंसेस 447 के होते हैं दे आर कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि इसमें जो अरेस्ट है वो विदाउट अ वारंट भी पॉसिबल होती है और नो पर्सन जो आपका 447 का अक्यूज होता है उसको बेल पे रिलीज़ किया जाएगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी तो दे दी गई हो अपोज करने की एप्लीकेशन। अगर उसने अपोज किया था उसके बाद भी अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि नहीं हम इसको बेल पर रिलीज़ कर सकते हैं तो रिलीज़ कर देते हैं। पीएमएलए के अंदर भी सेम चीज़ थी, ठीक है, पीएमएलए के अंदर भी सेम चीज़ आती है। फिर फर्स्ट प्रोवाइडेड सेक्शन 212 सबसेक्शन 6 क्या बात करता है? वो कहता है कि अगर जो बंदा था वो आपके 16 साल से कम का था या वुमेन था या सिख था, इन्फर्म था, तो यहाँ पर पीएमएलए में आपका 5वां आता है कि अगर आप उसने जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस किया था वो 1 करोड़ से कम का किया था अकेले सबके साथ मिलकर, ऑफेंस का अमाउंट 1 करोड़ से कम का था, वो वहाँ था। यहाँ पर ऐसा कोई अमाउंट के लिए स्पेसिफिक लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर सिंपल 4 चीज़ों की बात करता है तो उसको अगर स्पेशल कोर्ट चाहे तो रिलीज ऑन बेल कर सकता है। यानी कि इसमें पर्टिकुलरली आपको किसकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपोजिशन की रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद सेकंड प्रोवाइजो इसका क्या कहता है? सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि स्पेशल कोर्ट तभी कॉग्निजेंस यानी कि तभी मैटर लेगा, तभी ऑफेंस लेता है जब उसके पास कंप्लेन आती है डायरेक्टर एसएफआईओ की तरफ से या फिर सीजी की ऑथराइज किसी बंदे की तरफ से। पीएमएलए में सेम चीज़ है कि आपका जो बंदा होता है या फिर डायरेक्टर जो होता है एफआईओ एनडी का या फिर आपका जो पर्टिकुलर ऑफिसर होता है सीजी का, वो उसको रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद ही वो स्पेशल कोर्ट आपका कॉग्निजेंस लेता है ऑफिस का। 212 सबसेक्शन नंबर 7 कहता है कि बेल को देते समय सीपीसी 1973 को भी ध्यान में रख लेना। अब 212 सबसेक्शन नंबर 8 किस चीज़ की बात करता है? ये कहता है कि कोई भी बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? ऑथराइज कोई भी बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं करेगा। अगर उससे ऊपर के रैंक का बंदा क्या कर सकता है? अगर उसको ऑथराइज़ किया सीजी ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से और उसके पास कोई एविडेंस ऐसा है हाथ में जिसके बेसिस पे उसको लगता है कि किसी बंदे ने 447 का फ्रॉड किया था, तो उस बंदे को जाके अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के बाद वो क्या करेगा? सारी की सारी चीज़ों को एसएफआईओ को इमीडिएटली सील्ड एनवेलप में फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस पर्सन को वो स्पेशल कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करेगा और जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है 24 घंटे के अंदर के लिए। इंटरिम रिपोर्ट जो वो बंदा है वो इंटरिम रिपोर्ट सीजी को सबमिट करेगा। एसएफआईओ जो है इंटरिम रिपोर्ट देता है सीजी को और फाइनल रिपोर्ट भी सबमिट की जाती है। इसके बाद किसी भी बंदे को अगर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट की कोई कॉपी चाहिए तो 212 सबसेक्शन नंबर 13 के हिसाब से कोर्ट से ले सकता है। अगर हम इन्हीं सबको पीएमएलए से रिलेट करते हुए पढ़ते तो पीएमएलए में क्या आता है?
आपको किसी बंदे को अगर करना है तो डीएम से या फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लो। ठीक है, मजिस्ट्रेट से अगर आप परमिशन नहीं लेते हो उसके बाद भी वो पॉसिबल होता है, वहाँ पे कंडीशन है उसके बेसिस पे आपका पॉसिबल है। लेने के बाद, अरेस्ट करने के बाद तुरंत के तुरंत आप फॉरवर्ड कर देते हो डायरेक्टर के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और 30 आप ए को दे देते हो सारी इन्फॉर्मेशन, और क्या करते हो आप 30 दिन के अंदर अंदर एक डिटेल रिपोर्ट भी सबमिट करते हो ए के पास। उसके बाद वहाँ पे क्या प्रेजेंट करना होता है 24 घंटे के अंदर, कहीं पे नहीं प्रेजेंट नहीं करना होता है। क्या कोई इंटरम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट की बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आपको वहाँ पर कॉपी ऑब्टेन करनी है तो आपको कोर्ट से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। ठीक है, फिर निकल के आता है 212 सबसेक्शन नंबर 14, जो बात करता है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट थी जो सीजी के पास आएगा, सीजी को लगता है कि उस रिपोर्ट को पूरा देखने के बाद या लीगल एडवाइस वगैरह लेने के बाद कि हमें प्रोसिक्यूट करना चाहिए, तो प्रोसिक्यूशन के लिए वो एसएफआई को डायरेक्ट कर देगा कि प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी शुरू कर दिया जाए। और डिसजॉर्जमेंट की अगर कोई चीज़ आती है, यानी कि अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट लिया गया कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी का, तो उसकी रिकवरी, और डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज जो भी कंपनी के थे उनको अनड्यू लाइबिलिटी, मतलब उनको पर्सनली लाइबल, लिमिटेशन ऑफ द विदाउट एनी लिमिटेशन लाइबिलिटी ठहराया जा सकता है। 212 सबसेक्शन नंबर 17 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी एसएफआईओ जो है वो बाकी जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग मतलब एजेंसीज होती है उसको हेल्प करेगा, बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपकी एसएफआईओ की हेल्प करेंगी। देन कम सेक्शन में 213 बात करता है इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंपनीज अफेयर्स इन अदर केसेस। अदर केसेस मतलब आपका ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो, ट्रिब्यूनल के ऊपर डिस्क्रिशन है यहाँ पर, क्या एप्लीकेशन मेक करी, किसने 100 मेंबर्स ने एप्लीकेशन मेक करी है, या फिर अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या होगा। May 22 में क्वेश्चन आ गया था इसके ऊपर कि उसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की आपकी वो नहीं याद आ रही थी कि लिमिट क्या है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से याद करते हैं इसको, कि ट्रिब्यूनल ने, अगर ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आई है, किससे आई है, कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए, या फिर अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो 1/10, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो 1/5 ऑफ द मेंबर्स की आपके पास क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन अगर आपके पास आ जाती है, इनमें से किसी की भी एप्लीकेशन आ जाती है, देन और एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। जब आप सीजी को देते हो ऐसा कुछ था नहीं, सीजी के में ऐसा कुछ नहीं था, एसआर पास करा के सिर्फ देना था आपको। यहाँ पर एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। क्या एविडेंस सपोर्टेड होनी चाहिए कि भाई कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो, और एप्लीकेशन के बाद उस बंदे के जिन्होंने भी बोला है उनके बाद अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है, क्या ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि बिजनेस जो है वो रन किया जा रहा है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, मेंबर्स एंड द अदर पर्सन ऑफ द कंपनी, या इट इज़ फॉर अ फ्रॉडलेंट और अनलॉफुल पर्पस, या फिर इसके बाद फॉर्मेशन जो कंपनी का था, जो मैनेजमेंट वगैरह था, वो गिल्टी है किसका, फ्रॉड का, मिसफीरेंस का, या फिर अदर मिसकंडक्ट का टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और टुवर्ड्स द कंपनी, या फिर ये लग रहा है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी को नहीं दी जा रही है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन वगैरह जो होता है 197 के हिसाब से जो होना चाहिए वो गलत कैलकुलेट किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ भी ट्रिब्यूनल को लगता है तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। पहले पार्टीज़ को या कंपनी को बता देगा कि आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा, उसके बाद एक ऑर्डर पास कर देगा और इंस्पेक्टर्स वगैरह को अपॉइंट करने के लिए सीजी से बोल देगा, सीजी इंस्पेक्टर वगैरह को अपॉइंट कर देगी। 213 के प्रोवाइजो में निकल के आता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी डिफ्रॉड कर रही थी क्रेडिटर्स मेंबर्स को, या फिर कंपनी का कोई भी मेंबर मिसमैनेजमेंट के लिए या फिर गिल्टी ऑफ फ्रॉड वगैरह था, तो फिर 447 के फ्रॉड के लिए जो सेक्शन में पेनल्टी वगैरह लिखी है वही उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन नंबर 214 की बात करता है, ये कहता है कि सिक्योरिटी देनी होती है कॉस्ट वगैरह के लिए 210 1B के हिसाब से या 213 के हिसाब से। 210 1B क्या था, एसआर कंपनी के मेंबर्स नहीं थे वहाँ पर, या 213 में क्या था, कंपनी के मेंबर्स ही जा रहे थे, 100 मेंबर्स या फिर 1/10 ऑफ द मेंबर्स इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, 1/5 ऑफ द मेंबर्स इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ट्रिब्यूनल के पास गए थे तो वहाँ पर क्या है, आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है 25,000 रुपये तक की। 25,000 रुपये तक की सिक्योरिटी किस बेसिस पे देनी पड़ती है कि अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, 50 करोड़ से 200 करोड़ तक का है, या फिर ग्रेटर देन 200 करोड़ है, तो आपको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और सिक्योरिटी आपकी जो है वो आपको वापस कर दी जाएगी अगर आपका जो एक तरीके से आपने जो बोला था वो सच था और प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट हो जाता है, कंपनी जो सीजी है वो प्रोसिक्यूशन उसके बेसिस पे करवा पाती है आगे जाके, तो आपकी जो भी 10, 15, 25,000 रुपये आपने जो जमा किए थे वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। 215 बात करता है कि जैसे आपके डायरेक्टर्स जो है इंडिविजुअल होनी चाहिए, वैसे आपके इंस्पेक्टर वगैरह जो है वो आपके इंडिविजुअल होने चाहिए। 216 बात करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कंपनी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं कंपनी के मेंबरशिप यानी कि हमें ये लग रहा है, यहाँ पर बोला गया 216 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर बोला गया, अगर सीजी को ऐसा लगता है कि सीजी को क्या लगता है कि अगर आपका जो
असली जो शेयर होल्डर है वो कोई और है। तो सीजी क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है ये डिटरमिन करने के लिए कि हु इज़ द पर्सन जिसको फिनिशियल इंटरेस्ट है कंपनी की सक्सेस या फेलियर में। ठीक है, कौन बंदा है जो कंट्रोल करता है कंपनी को या मटेरियली इन्फ्लुएंस करता है कंपनी की पॉलिसी को, और कौन बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि कौन फिनिशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है, कौन बेनिफिशियल ओनर है, या किसको वाकई में कंट्रोल या मटेरियल इन्फ्लुएंस है कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके लिए वो इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप ऑफ कंपनी ऑर्डर कर सकता है। कौन ऑर्डर कर सकता है, सीजी ऑर्डर कर सकता है। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तीनों याद करने हैं। 216 सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है कि सीजी एक या इससे ज़्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, और कब करेगा ही करेगा, जब ट्रिब्यूनल ने ऐसा कुछ बोला होगा तो करेगा ही करेगा। 216 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि सीजी डिफाइन कर सकता है स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आपको इन्वेस्टिगेशन जो करना है मेंबरशिप का, वो आपको इक्विटी शेयर्स का करना है, प्रेफरेंस शेयर्स का करना है, डिबेंचर्स का करना है, किसका करना है, ये सीजी स्पेसिफाई कर सकता है। 216 सबसेक्शन नंबर 4 किस चीज़ की बात करता है, इसमें बोला गया है कि जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है, ऐसा नहीं है कि लीगली बाइंडिंग वाली चीज़ उसको देखिए, उसको प्रॉपर अग्रीमेंट या फिर आपको उसको स्टैम्प पेपर वगैरह वहाँ पर दिखे ही दिखे। अगर उसको कुछ भी ऐसा मिलता है जिससे उसको डाउट भी हो जाता है कि मेंबरशिप के ऊपर कुछ भी धोखाधड़ी हुई है, मान लो कुछ भी उसको पेपर्स वगैरह मिल जाते हैं, कोई भी रिटर्न प्रूफ या फिर कोई भी ऑडियो प्रूफ वगैरह मिल जाता है जो लीगली बाइंडिंग भले ना हो, लेकिन उसकी नज़र में ऐसा कुछ आता है, तो उसको भी वो एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करके लेके आ सकता है। 217 किसकी बात करते हैं, बात करता है प्रोसीजर्स पावर्स और इंस्पेक्टर की प्रोसीजर पावर्स की। क्या बोला गया है कि सारे के सारे ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज जो होते हैं, फॉर्मल एम्प्लॉइज़ के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन में है वो कंपनी की हेल्प करेंगे। इस कंपनी के या फिर 219 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन वाली कंपनीज होती है, 219 आगे कवर हो जाएगा, वो सारे के सारे हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर की हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे, सारी के सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको चाहिए, बुक्स एंड पेपर्स उसको चाहिए, वो सारा फर्निश करने में उसकी हेल्प करेंगे, और कोई भी असिस्टेंस उसको चाहिए तो वो दी जाएगी। 217 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि इंस्पेक्टर अगर चाहे तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट रिफर्ड इन सबसेक्शन नंबर 1, यानी कि जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 219 में जिसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उनको छोड़ के कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट से अगर इंस्पेक्टर को कोई भी बुक एंड पेपर वगैरह मंगाना है तो वो मंगा सकता है। यहाँ पर किसी की भी परमिशन लेने की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा, किसी की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो इंस्पेक्टर ने बुक्स पेपर्स उसके पास मंगाए हैं वो 120 दिन तक ही रिटेन कर सकता है, उससे ऊपर रिटेन नहीं कर सकता है। उसके बाद 120 दिन की 180 दिन के लिए रिटेन कर सकता है। 180 दिन से ऊपर रिटेन करना है, दोबारा मंगाना है तो दोबारा ऑर्डर पास करोगे आप उसको करने के लिए। इसका 217 सबसेक्शन वो 4 क्या कहता है, इसका 4 कहता है कि अगर आपको एग्जामिन करना है, इंस्पेक्टर किसी को ओथ पे एग्जामिन करना चाहता है, किसी भी बंदे को, कंपनी के किसी भी बंदे को या फिर 219 के किसी भी बंदे को, 219 के अंदर भी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो एसआर पास कर, मतलब एक तरीके से सीजी से परमिशन चाहिए होती है। यहाँ पर भी आपको सीजी से परमिशन चाहिए ही चाहिए थी, तो इसलिए दोबारा परमिशन नहीं लेनी है। यानी कि किसी भी बंदा जो रिफर्ड है 217(1) के अंदर, यानी कि जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो, ये 219 वाला जो बंदा रिफर्ड होता है, उसके लिए आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए सीजी से। लेकिन अगर आपको किसी और बंदे को एग्जामिन ऑन करना है तो सीजी की आपको प्रायर परमिशन चाहिए ही होगी। इसके बाद प्रोवाइजर टू सेक्शन 207 सेक्शन 1 कहता है कि अगर आपका एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो आप डायरेक्टर एसएफआईओ से भी परमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अदर पावर क्या होती है ऐसे आपके इंस्पेक्टर की, अगर हम बाकी पावर्स की बात करें तो 217 सबसेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है कि वो एग्जामिन ऑन सम्मन कर सकता है, किसी बंदे को एग्जामिन ऑन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए किताबें मंगा सकता है, डिस्कवरी के लिए बोल सकता है। 217 सबसेक्शन नंबर 6 क्या कहता है कि डायरेक्टर जो कंपनी का या ऑफिसर जो कंपनी का अगर वो डिसअवे करता है कंपनी को, तो उसके ऊपर 1 साल तक की सज़ा और 25,000 रुपये का मिनिमम फाइन, 1 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है। और डायरेक्टर वगैरह अगर कन्विक्ट हो जाता है तो उसको विकेट भी करना पड़ेगा। 216 सबसेक्शन नंबर 7, 217 सबसेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। फिर नोट 217 सबसेक्शन नंबर 7 कहता है कि नोट्स ऑन एग्जामिनेशन, जिस भी बंदे को आपने सम्मन किया था और उसको बुलाया था, उसको आपने ओथ पे एग्जामिन किया था, क्या करोगे आप, उस पूरी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करोगे और मतलब जो भी उसने बयान दिया उसको आप राइटिंग में रखोगे, उसको आप सुनाओगे, पढ़ के सुनाओगे, रीड ओवर करोगे और फिर उससे आप साइन करवाओगे। 270 सबसेक्शन नंबर 9 कहता है कि सीजीएसजी पुलिस वगैरह जो भी है वो सारी की सारी आपको क्या करेगी, असिस्टेंस देगी ही देगी। 218 कहता है कि हमने हर जगह बोला है कि कंपनी के जो ऑफिसर्स है, कंपनी का जो एम्प्लॉई है, वो आपकी सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन में आपकी सपोर्ट करेगा। मान लो उसके खिलाफ कुछ हो जाता है तो इसलिए 218 बनाया गया। 218 बनाते हुए ये कहा गया है कि इस एक्ट में जो भी लिखा है उसको हम कुछ भी ध्यान में नहीं रखेंगे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 210 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यानी कि जो आपकी 3 या 4 वाली जो इन्वेस्टिगेशन थी 210 के अंदर, कैसी थी, पब्लिक की तरफ से नोटिस आया था, नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में था, 208 वाला नोटिस आया था, या फिर कंपनी ने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपसे बोला था, या कोर्ट ट्रिब्यूनल ने आपको ऑर्डर किया था 210 वाली इन्वेस्टिगेशन। 212 वाली आपकी निकल के आती है एसएफआईओ वाली,
तीन चीज़ें कॉमन रहती हैं। कोर्ट ट्रिब्यूनल के बदले यहाँ पे आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ CGIG आपसे रिक्वेस्ट करता है तब। 213 वाली कौन सी होती है? 213 ट्रिब्यूनल वाली निकल के आती है, जहाँ पर उसको डिफ्रॉड वगैरह लगता है 100 मेंबर्स या फिर 1/5 ऑफ द मेंबर्स इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और 1/10 ऑफ द मेंबर्स इन द केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली बात। 219 आपका आगे कवर हो जाएगा, जो आपकी रिलेटेड वाली की बात करेगा। इसके बाद 216 यानी कि इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप को भी यहाँ पे कवर कर रखा है, यानी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर आपकी चल रही होगी, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी और प्रोसीडिंग चल रही है तो प्रोसीडिंग्स के दौरान क्या होगा, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, कंपनी डिस्चार्ज नहीं कर सकती है, सस्पेंड नहीं कर सकती किसी भी एम्प्लॉय को, पनिश नहीं कर सकती है। कैसे? डिसमिसल करके, रिमूवल करके, रिडक्शन इन रैंक करके पनिश नहीं कर सकती है, या उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स को उसके डिसएडवांटेज पे बदल नहीं सकती है। अगर बदलना चाहती है तो पहले और एक अप्रूवल लेगी ट्रिब्यूनल से। कैसे अप्रूवल लेगी? ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन लिख के देगी, नोटिस लिख के देगी, और ट्रिब्यूनल के पास जब वो एप्लीकेशन लिख के देगी उसके बाद मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन से 30 दिन तक वो वेट करेगी। अगर ट्रिब्यूनल का कोई रिप्लाई आ जाता है, मान लो ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया, अपील करनी है तो उसके खिलाफ अपील कर सकते हो, 80 के पास अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर ट्रिब्यूनल ने मना नहीं किया है, अगर कुछ भी रिप्लाई नहीं आया ट्रिब्यूनल का, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब तो फिर आप कर सकते हो जो आपको करना है, करते रहो कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर लैंग्वेज पढ़ोगे तो ये लिखा है 218 सबसेक्शन नंबर 3 में कि अगर ऑब्जेक्शन रेज किया था ट्रिब्यूनल ने तो कंपनी अपील फाइल कर सकती है 80 के सामने। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि मान लो जो बंदा है, जो पर्टिकुलर बंदा है, जो डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टर ही है हमारा, अगर मान लो अगर जो बंदे की हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं वो एम्प्लॉई अब डिससेटिस्फाइड है, वो अपील करना चाहता है, तो वो कहाँ जाएगा? ऐसा कहीं सेक्शन में लिखा नहीं कि वो 80 जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसे लॉ को आप इंटरप्रेट करते हो। क्वेश्चंस हैं, देख लो उसके एक बार। 218 सबसेक्शन नंबर 4 निकल के आता है कि डिसीजन जो 80 का है, आप एक बार वहाँ पहुँच गए तो वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता ही होता है। और इसके बाद 219 निकल के आता है। 219 क्या बात करता है कि इंस्पेक्टर जो 210 के अंदर अपॉइंट हुआ था, 212 के अंदर अपॉइंट हुआ, 213 के अंदर अपॉइंट होता है अफेयर्स ऑफ कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 216 यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर आप अपॉइंट हुए थे और आपको ये लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि इन्वेस्टिगेट आपको करना चाहिए, किसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट? जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, या सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी है उसको, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पर उसी टाइम पर यानी कि एट दैट रिलेवेंट टाइम बीइंग पे मैनेज उसी बंदे से कर रहे थे, जो यहाँ पर MD या मैनेजर था, वही बंदा वहाँ पर भी MD मैनेजर था, तो हम उसको भी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, उसको आप कर सकते हो। या कोई भी बंदा जो इस किसी भी टाइम पे कंपनी का MD था, मैनेजर था, एम्प्लॉय था, उसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल CG लेना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले पढ़ा कि 219 के केस में भी आपको उसको अगर एग्जाम में नोट करना है, क्योंकि प्रायर अप्रूवल CG ले लेना कि कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको वहाँ पर दोबारा एग्जाम में नोट के लिए परमिशन नहीं लेनी है। 220 निकल के आता है सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर। अब यहाँ पर जो सीजर, एक बार पहले भी सीजर की बात करी थी हमने, वहाँ पर मैं सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करी थी जहाँ पर 180 दिन के लिए वैलिड था, जहाँ पर इंस्पेक्टर जा रहा था और एक तो परमिशन ले रहा था पहले वो स्पेशल कोर्ट से, उसके बाद वो जाता है और सीज करके आता है जो भी कंपनी के पास या कंपनी के डायरेक्टर के पास या कंपनी के KMP के पास या कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास या कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी के पास कोई बुक्स पेपर्स थे, उसको लग रहा था कि वो उनको डिस्ट्रॉय, फॉल्सीफाई, म्यूटिलेट या ऑल्टर वगैरह कर सकता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आपको लगता है तो कि कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन जो है वो आपका डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट, फॉल्सीफाई, ऑल्टर या सीक्रेट कर सकता है, तो इंस्पेक्टर असिस्टेंस के साथ उस प्लेस को एंटर करेगा और सीज करके चलाएगा। कब तक के लिए सीजर होता है? जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती तब तक के लिए आपके पास सीजर होता ही होता है। यहाँ पर कोई 180 दिन वाली वगैरह वाली बात नहीं लिखी है और किसी से भी परमिशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सेक्शन नंबर 221 निकल के आता है जो कि बात करता है फ्रीजिंग ऑफ असेट्स ऑफ कंपनी ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, कब लगेगा ट्रिब्यूनल को ऐसा? CG ने कोई उसको रेफरेंस दिया, एप्लीकेशन दी उसके बेसिस पे, या फिर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे उसको ऐसा लगता है, या फिर मान लीजिए आपका कोई भी क्रेडिटर ऐसी कोई बात बोलता है उसके बेसिस पे, या फिर मेंबर्स अगर ऐसी बात बोलते हैं, लेकिन मेंबर्स की लिमिट होती है, एक नंबर की लिमिट है जो 241 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर आप पढ़ोगे आगे, उसके हिसाब से जो मेंबर्स अगर आपसे ऐसा बोलते हैं तो, या फिर कोई भी बंदा आपसे ऐसा बोलता है, क्रेडिटर अगर बोलता है तो 1 लाख तक का उसने ड्यू दे रखा हो कंपनी को, तभी उसकी बात वैलिड मानी जाती है। अगर कोई और बंदा बोलता है तो कोई पैसा ना दे रखा हो, तभी उसकी बात मान लोगे आप, ठीक है। वो बोलता है कि
उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है, जिसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाई हो जाता है कि रिमूवल, ट्रांसफर या डिस्पोजल फंड्स का या प्रॉपर्टी का, एसेट्स का आप कंपनी का कर सकते हो, और जो कि प्रीजुडिशियल होगा, यानी कि अगेंस्ट होगा, कंपनी के हित के अगेंस्ट होगा, या कंपनी के शेयर होल्डर के अगेंस्ट, या कंपनी के क्रेडिटर के अगेंस्ट, या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, 3 साल तक का एक तरीके से ट्रांसफर, रिमूवल या डिस्पोजल को रोकने के लिए कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन कंपनी चाहे, अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो कंपनी के एसेट्स के ऊपर या कंपनी के प्रॉपर्टी के ऊपर लगा सकता है। अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी उसको बेचने वगैरह की कोशिश करी, या फिर आप बात नहीं मानते हो, तो कंपनी के ऊपर 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का फाइन, और हर ऑफिसर के ऊपर 3 साल तक की जेल और 50,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन लगाया जा सकता है, या फिर बोध भी किया जा सकता है। 222 कहता है, अच्छा हमने इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप ऑफ कंपनी भी किया था, मेंबरशिप में हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हम प्रूफ वगैरह ले गए, उसके बेसिस पे ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, ठीक है, 216 के बेसिस पे, कंप्लेन जो बंदे ने की थी उसके बेसिस पे, कि भाई सिक्योरिटीज जो कंपनी की है ना, वो है तो किसी और की, लेकिन कुछ हेर फेर चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो लिमिटेशन इंपोज कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन यहाँ पर भी मैक्सिमम 3 साल के लिए ही इंपोज हो सकते हैं, जैसे सेक्शन नंबर 221 के अंदर इंपोज हुए थे। और पनिशमेंट इसका क्या है, अगर आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट वगैरह किया, 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का फाइन कंपनी के ऊपर, और ऑफिसर के ऊपर 6 महीने की सजा, 25,000 से लेकर 5 लाख तक फाइन, ये दोनों लगा सकते हैं। 223 इंस्पेक्टर की रिपोर्ट की बात करता है कि कोई भी इंस्पेक्टर जो इस चैप्टर के अंदर अपॉइंट हुआ, यानी कि SFI वाला इंस्पेक्टर छोड़ दो, उसकी इंटरम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट की बात कर ली, हम बाकी बात कर रहे हैं। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ था, उसका जो इंस्पेक्टर है वो जो अपॉइंट हुआ है, वो इंटरम रिपोर्ट CG को सबमिट करेगा ही करेगा, फाइनल रिपोर्ट CG को सबमिट करेगा ही करेगा, राइटिंग में देगा, प्रिंटेड होगी। उसके बाद CG के साथ साथ अगर मेंबर्स चाहे, क्रेडिटर चाहे, कोई और बंदा चाहे अपॉइंट ले सकता है रिपोर्ट, लेकिन 223 सबसेक्शन नंबर 3 के हिसाब से तभी ले सकते हैं जब वो एप्लीकेशन CG को दे देंगे तब। ऑथेंटिकेशन ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट कब वैलिड मानी जाती है, 223 सबसेक्शन नंबर 4 में लिखा है, वैलिड तभी मानी जाती है जब उस पर कंपनी की सील आपने लगा दी हो तब, और 212 वाला जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके बाद आपके पास निकल के आता है सेक्शन नंबर 224, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, कि एक्शंस टू बी टेकन इन परसेंट ऑफ द इंस्पेक्टर रिपोर्ट। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आ गई, इंस्पेक्टर बाबू ने अपनी रिपोर्ट दे दी, इन्वेस्टिगेशन की पूरी समरी आ गई, लिखा तो आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल करे क्या, तो इन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट जैसे 223 के अंदर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो भी बंदे क्रिमिनली लायबल हैं उनके लिए, गिल्टी ऑफ ऑफेंस के लिए, वो प्रोसिक्यूशन वगैरह के लिए जा सकता है। इसके बाद 224 सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा गया है कि CG को अगर ऐसा लगता है कि कंपनी का वाइंडिंग अप कर देना चाहिए, तो CG वाइंडिंग अप के लिए भी जा सकता है, और CG बोल सकता है, CG मे कॉज टू बी, मतलब ट्रिब्यूनल के पास बोलने के लिए बोल सकता है कि वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल कर दो, या 241 यानी कि ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट की भी एप्लीकेशन वगैरह फाइल कर सकते हो आप। इसके बाद 224 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर रिपोर्ट से CG को ऐसा लगता है कि कंपनी या किसी बंदे के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ डैमेजेस इन केस ऑफ फ्रॉड या मिसफिरेंस वगैरह के लिए, या फिर फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के लिए कोई भी हम केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि इसने करा है और कंपनी नहीं कर पा रही है उसके बिहाफ पे, तो CG दायर कर सकता है इन द नेम ऑफ कंपनी। लेकिन CG का जो भी खर्चा हुआ है इस पूरे प्रोसीडिंग्स वगैरह का, वो CG रिकवर करने का पूरा हक रखती है। और डिसजॉर्जमेंट की सेम बात यहाँ पर भी आती है, 224 सबसेक्शन 5 के अंदर डिसजॉर्जमेंट की बात आती है, किसी भी बंदे ने अगर अपने हित के लिए उस सारी चीज़ों को यूज़ किया था तो आप उससे रिकवर वगैरह कर लोगे। 225 क्या बात करता है, 225 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। 225 सबसेक्शन 1 का बात करता है कि एक्सपेंसेस जो भी इंसिडेंटल थे CG के जो भी हुए हैं, वो सारे के सारे आप तीन सर्कमस्टांसेस में ले सकते हो। कैसे, जो भी बंदा कन्विक्ट हुआ है प्रोसिक्यूशन के लिए उससे ले सकते हो, या अगर डैमेजेस पे करने का ऑर्डर पास कर दिया था, या रिस्टोर्ड प्रॉपर्टी का कोई ऑर्डर पास कर दिया था, तो ट्रिब्यूनल आप कोर्ट से रिक्वेस्ट CG कर देना कि भैया हमारा भी ना थोड़ा सा खर्चा हो गया है, आप प्रोसिक्यूशन के लिए इससे ले ही रहे हो पैसे, कन्विक्ट कर दे आपने प्रोसिक्यूशन के लिए, डैमेजेस वगैरह रिकवर कर रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह रिकवर कर रहे हो, थोड़ा पैसा हमारा भी रिकवर करके दे दो। और उसके बाद निकल के आता है B के अंदर कि अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन जिसके नाम पर प्रोसीडिंग्स लाई गई हैं, तो उससे आप रिकवर कर सकते हो। वही चीज़ आती है अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है तो भाई जो पैसा आपने सबमिट किया था 10, 15, 25 हज़ार रुपये की जो बात हुई थी वो CG ले सकती है, या कंपनी जो है या बॉडी कॉर्पोरेट जो है जो डील विद करेगा इस रिपोर्ट के साथ, इंस्पेक्टर के साथ, वो पैसा पे करेगा। उसके बाद CG की कोई भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह रिकवर करके CG ने दिलाई है, उसके ऊपर पहला चार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। अब 226 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर चली जाती है, लेकिन अगर उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो सकती है, कंपनी ने वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए ऑर्डर कर दिया, या फिर मान लीजिए वो ट्रिब्यूनल के पास गई और ट्रिब्यूनल नहीं कहती कि चलो इसको वॉलंटरी इसको वाइंड अप कर दो, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ख़राब है, प्रिवेंशन ऑपरेशन का उसने केस दायर कर रखा था, उन्होंने कहा कि वाइंड अप कर दो, तो कंपनी या स्पेशल लेजिस्लेशन पास करके खुद ही कहती कि हमें वाइंड अप करा दो, या 241 का केस भी उसके पास पेंडिंग है, तो क्या होगा,
210, 213, 219, 216, 212 नहीं हो सकते क्या? नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर देता बाइंडिंग अप का, तो जो इंस्पेक्टर है वो एक बार रिक्वेस्ट कर देगा ट्रिब्यूनल से कि भैया देखो ऐसा ऐसा करके सीन है, आप थोड़ा सा देख लो। अगर मान लीजिए उसके बाद भी बाइंडिंग अप हो जाती है तो भी इसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड है कि डायरेक्टर्स एम्प्लॉय जो हैं वो बच नहीं सकते हैं, वो अभी भी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। 227 बात करता है कि लीगल एडवाइजर्स और बैंकर जो हैं वो सर्टन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बैंकर अपनी कंपनी को छोड़ के, जिस कंपनी की बात हो रही है उसको छोड़ के किसी और की इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और लीगल एडवाइजर तो कुछ भी नहीं देता। लीगल एडवाइजर तो कुछ भी बताता ही नहीं है, वो सिर्फ नेम और एड्रेस बताएगा क्लाइंट का और कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। 228 में लिखा हुआ है कि अगर फॉरेन कंपनी के खिलाफ भी आपको इन्वेस्टिगेशन का सेम चीज़ लानी थी, बिल्कुल ला सकते हो। जैसे इंडियन कंपनी के लिए ला रहे वैसे फॉरेन कंपनी के लिए ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 229 बात करता है कि अगर कोई बंदा जानबूझ के किसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट वगैरह करता है, या फिर कुछ ऐसा डाल देता है जिसकी वजह से मतलब इंक्लूजन करता है, एक्सक्लूजन करता है, या कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है, ठीक है, आपको एक तरीके से डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन में वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, बुक्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ क्या करोगे? उसको भी 447 के तहत हम मान लेंगे कि फ्रॉड इसने किया है, और 447 का जो फ्रॉड का सेक्शन है वो उस बंदे के ऊपर भी सेम टू सेम तरीके से लगा दिया जाएगा। दैट्स इट।